हेलो, नमस्कार दोस्तों। सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे वो था हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने जिस सबसे पहले भौतिक प्रदेश की शुरुआत की थी वो था हमारा हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती को पठार को हमने बहुत विस्तार से एक एक बिंदु वाइज अच्छे तरीके से समझते हुए पढ़ा था दोस्तों। और उसके बाद में आज हम जिस नए भौतिक प्रदेश की शुरुआत करेंगे वो है हमारा कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। आज से हम अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश की जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके ऊपर सविस्तार चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये बात करते हैं कि हम जिसके बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे वो है हमारा क्या, पूर्वी मैदानी भाग। सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि मैदान होता क्या है, मैदान किसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैदान होता है, मैदान को हमने शुरुआत में जब भौतिक प्रदेशों की शुरुआत की थी तो उससे पहले अपन ने उच्चावच की जो क्रिया थी उसको देखा था कि जो मैदान है किसको कहा जाता है। मैदान कहा जाता है दोस्तों जो 300 मीटर से ऊंचा भूभाग। क्या दोस्तों, कि जो समुद्र तल होता है उससे 300 मीटर ऊंचाई तक का जो भूभाग होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है क्या, मैदान। क्या कहा जाता है दोस्तों, मैदान। अब देखिए, जो मैदान होता है इसका निर्माण कैसे होता है, मैदान है इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए, जो प्राकृतिक क्या जल संसाधन, प्राकृतिक जल संसाधन, पहले ये बताइए दोस्तों कि प्राकृतिक जल साधन संसाधन क्या होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे महासागर हुआ, एक अपना सागर हुआ, जैसे झीलें हुई, जैसे नदियां हुई, तालाब हुआ। ऐसे जितने भी जो जिनका जल संसाधन है उनका संबंध किससे है, प्रकृति से। वे सभी जल संसाधन जिनका संबंध हमारी प्रकृति से होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक जल संसाधन। अब देखिए, जो प्राकृतिक जल संसाधन है इनमें एकमात्र जो नदियां हैं हमारी पृथ्वी पर ऐसा प्राकृतिक जल संसाधन है जो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाता है। क्या दोस्तों, कि देखो, महासागर, सागर, झीलें और नदियाँ, तालाब जितने भी, इन सभी में एकमात्र जो प्राकृतिक जल संसाधन है उसमें नदियाँ ही ऐसा जल संसाधन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल को बहाकर ले जाता है। अब देखिए, जैसे ये नदियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल को क्या करती हैं, बहाकर ले जाती है। अब जैसे नदियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल को बहाकर ले जाती हैं तो इसके साथ में अनेक छोटे बड़े कंकड़, पत्थर, मिट्टी, खनिज तत्व, बहुत कुछ जो मैटर होता है छोटा छोटा, उनको बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने साथ में क्या करती है, ले जाती है। और जब इनको अपने साथ में ले जाती है तो इसके बाद अंत में एक स्थान ऐसा आता है जहाँ इनका क्या कर देती है, वो जमाव क्या कर देती है। अंत में जो छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, खनिज, लवण, पोषक तत्व जितने भी हुमस वगैरह, खनिज, इन सभी को एक स्थान पर ले जाकर क्या कर देती है, जमा कर देती है। इसको दोस्तों जब ये जमा कर देती है, उस जमा होने की क्रिया से जिस स्थान का, जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, मैदान। क्या कहा जाता है, मैदान। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैदान क्या होता है, कि जब कोई नदी किसी भी स्थान से बहाकर निकलती है, बहकर जब निकलती है तो अपने साथ में छोटे बड़े कंकड़, पत्थर, अनेक बहुत सारे तत्वों को अपने साथ में लेकर जाती है, जिससे जिसके जमाव से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मैदान कहा जाता है। अर्थात जो मैदान है, क्या दोस्तों, अर्थात जो मैदान है इसका निर्माण, मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे मैदान कहा जाता है। तो मैदान की परिभाषा क्या हुई दोस्तों, कि नदियों द्वारा बहाकर ले जाए गए कंकड़,
पत्थर, खनिज ईटीसी, नदियों द्वारा बहाकर ले जाए गए कंकड़ पत्थर ईटीसी, इन सभी जलोढ़कों, क्या दोस्तों, जलोढ़ क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। नदियों द्वारा बहाकर ले जाए गए कंकड़ पत्थर खनिज आदि सभी जलोढ़कों के जमाव के फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे मैदान कहा जाता है। मैदान की परिभाषा क्या हुई, नदियों द्वारा बहाकर ले जाए गए कंकड़ पत्थर खनिज आदि इन सभी जलोढ़कों के जमाव से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अपना क्या, मैदान। अब देखिए, अब हम बात करते हैं हमारा जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको अपन भारत से रिलेट करते हैं दोस्तों। ये आप एक बार लिख लो, मैदान क्या होता है, मैदान का परिभाषा क्या है, ये आप नोट कर लो। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे मैदान, इसका निर्माण किन नदियों से हुआ है और इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया है वो कहाँ से आरंभ होती है। देखिए, एक बार हम भारत की तरफ चलते हैं। देखिए, ये अपना क्या हुआ, माना कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ये भारत हुआ। अब भारत में दोस्तों ये देखिए, ये हमारा स्थान है, ये हमारा क्या है, राजस्थान। ये हमारा राजस्थान है। भारत में जो हमारा राजस्थान की स्थिति है वो ये है। अब ये जो हमारे राजस्थान की स्थिति है, इससे ये वाला जो भाग है, ये तो है कौन सा, ये अपना जो भाग है इसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार, और ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है मैदानी प्रदेश। अब ये तो जो भौतिक विभाजन है, ये अपन इंडियन ज्योग्राफी जब शुरुआत करेंगे उसकी, तो इसे बहुत डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ बस आप इतना समझो कि ये वाला जो भाग है इसको क्या कहा जाता है, ये हुआ मैदानी प्रदेश, और इसके जस्ट नीचे जो भौतिक प्रदेश है हमारे भारत का वो है प्रायद्वीपीय पठार। अब ये जो हमारा राजस्थान है ये किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है, तो ये है कौन सा, मैदानी प्रदेश। और मैदानी प्रदेश के बारे में अभी हमने बात की थी, इसका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ये होता है नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़कों से। किसके द्वारा, नदियों के जलोढ़कों से जिस स्थान का निर्माण होता है, जिस संरचना का निर्माण होता है उसे कहा जाता है मैदान। अब ये जो संपूर्ण मैदानी भाग है हमारे भारत का, जिसे मध्यवर्ती विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है, ये कौन सा है, इसको कहेंगे दोस्तों मध्यवर्ती मैदान। अब ये जो मध्यवर्ती मैदान है इसका निर्माण किसके द्वारा, देखो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा नदी। ये कौन सी नदी है दोस्तों, ये हमारी नदी है गंगा नदी। और गंगा नदी की सहायक नदी यमुना, ऐसी अनेक छोटी छोटी, गंगा हुई, इसकी यमुना हुई, गंडक, कोसी, ऐसी माही बहुत सारी नदियां हैं जो इसकी क्या है, सहायक नदी। इन सहायक नदियों के द्वारा जिस स्थान का, जिस संरचना का निर्माण हो वो कौन सा है, हमारा मैदानी भाग। अब इस मैदानी भाग का ही जो हमारा ये राजस्थान का ये वाला भाग है मैदानी प्रदेश, ये किसका हिस्सा है दोस्तों, ये हमारे उत्तर का जो विशाल मैदान है भारत का, उसका ही क्या है, एक हिस्सा, उसी का क्या है, एक भाग। जब पूर्वी मैदानी प्रदेश का हमारा ये राजस्थान भाग है दोस्तों, तो इसका भी निर्माण किसके द्वारा होगा, नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है, जलोढ़क है, उनके द्वारा ही इसका क्या होगा, निर्माण होगा। अब देखिए,
यहाँ पर एक अपन भारत में एक संरचना पढ़ते हैं जिसका नाम है हिमालय पर्वत। कौन सी संरचना है दोस्तों? वो है हमारा क्या, हिमालय पर्वत। अब देखिए हम उत्पत्ति की यदि बात करते हैं, किसकी? उत्पत्ति की। उत्पत्ति की यदि हम बात करते हैं, हमारे जो मैदानी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक पर्वतमाला जिसका नाम है क्या, हिमालय। क्या है? हिमालय। अब हिमालय से हमारी जो गंगा नदी, ये उत्तराखंड से इसका उद्गम है। अब ये जो गंगा नदी जैसे ही अपने भारत में बहती है, जैसे अपनी ये दिशा हुई कौन से, उत्तर, और ये हुई पश्चिम। उत्तर पश्चिम से ये कौन सी दिशा की तरफ बहती है? तो ये दिशा हुई पूरब, और ये हुई अपनी दक्षिण। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ जब गंगा नदी बहती है तो अपने साथ में बहुत सारे हिमालय के जो जमाव के कंकड़ पत्थर और इसके जो हुमस है, पेड़ पौधे, इन सभी के जो अवसाद है उन सभी को अपने साथ में बहाकर जलोढ़कों को लेके आती है, जिससे इस मैदान क्या होता है, निर्माण। अब देखिए दोस्तों, ये जो नदी है कहाँ से निकल रही है? उत्पत्ति यदि हम बात करते तो ये निकल रही है हमारे हिमालय से। कहाँ से? हिमालय से। तो जाहिर सी बात है, यदि गंगा नदी का उद्गम हिमालय से है तो मैदानी प्रदेश का जो निर्माण होगा उसके बाद में होगा। सही बात है। देखिए पहले तो निर्माण किसका होगा? हिमालय का ही होगा ना, क्योंकि जो नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से हो रहा है? हिमालय से। जब इन नदियों का उद्गम हिमालय से होगा तो इसके बाद जिस प्रदेश का निर्माण होगा वो कौन सा होगा? हमारा मैदानी भाग। अब देखिए ये जो हिमालय है, इसकी हम उत्पत्ति की यदि बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों सीनोजोइक एरा में। कब? सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा में हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। और सीनोजोइक एरा का एक कालखंड था जिसे कहा जाता है ट्रियासिक कालखंड। कौन सा? ट्रियासिक कालखंड में जिस प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी वो था हमारा हिमालय पर्वत। और अब देखिए हिमालय के बाद में जिस संरचना का निर्माण होगा उसे क्या कहा जाता है? मैदानी प्रदेश। अब ये इसके बाद में जो कालखंड था इसे कहा जाता है तृतीयक युग। तृतीयक युग में तो निर्माण हो रहा है किसका? हमारे हिमालय का। और हिमालय के जस्ट बाद में जिस संरचना का निर्माण होता है उसे कहा जाता है मैदानी प्रदेश। क्या? मैदानी प्रदेश। अब मैदानी प्रदेश का निर्माण कब होगा? इसके बाद में होगा, क्योंकि ये तृतीयक जब युग है तो इसका निर्माण कौन सी युग में होगा? चतुर्थक युग में। किस युग में होगा दोस्तों? तो होगा चतुर्थक युग में। और चतुर्थक जो युग है इसको हम एरा की यदि बात करते हैं तो इसको कहा जाता है नियोजोइक एरा। कौन सा? नियोजोइक एरा। और नियोजोइक एरा का जो कालखंड है उसकी यदि हम बात करते हैं तो वो है अपना प्लीस्टोसीन कालखंड। कौन सा? प्लीस्टोसीन कालखंड। नियोजोइक एरा या चतुर्थक युग के प्लीस्टोसीन कालखंड में क्या दोस्तों उत्पत्ति यदि हम बात करते हैं इसकी, तो मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कब मानी जाती है? नियोजोइक एरा या चतुर्थक कालखंड का एक छोटा कालखंड था जिसको कहा जाता है प्लीस्टोसीन कालखंड में। प्लीस्टोसीन कालखंड में नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़कों से जिस प्रदेश का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? मैदानी प्रदेश। कौन सा? मैदानी भाग। अब जब इसका निर्माण इस कालखंड में होता है, जो हमारा भारत का विशाल मैदान है इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हो रहा है, तो जो हमारा राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है वो इसी का भाग है, तो उसका निर्माण भी कब होगा? उसका निर्माण भी इसी कालखंड में होगा। तो दोस्तों यदि उत्पत्ति की बात करते हैं, हमारा जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों नियोजोइक एरा। नियोजोइक एरा या चतुर्थक युग के एक कालखंड था जिसको कहा जाता है प्लीस्टोसीन कालखंड। प्लीस्टोसीन कालखंड में नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़कों से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? मैदानी प्रदेश। क्या कहा जाता है? मैदानी प्रदेश। अब देखिए दोस्तों, अब मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति के बाद में अब हम देखते हैं जो हमारा मैदानी प्रदेश है राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका जो विस्तार है ये कहाँ कहाँ पर है? देखिए ये हुआ हमारा क्या? राजस्थान। क्या है? ये हुआ हमारा
माना कि ये क्या है हमारा राजस्थान। अब हमारे इस राजस्थान में ये वाला जो पोर्शन है ये तो कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थल। कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल, जिसको कहा जाता है थार का मरुस्थल। अब उसके बाद में ये वाला जो प्रदेश है ये है हमारी कौन सी, अरावली। क्या है, अरावली। और ये वाला हमने भौतिक प्रदेश पढ़ा था एक, जिसका नाम है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। अब इसके बीच में जो हमारा ये शेष भाग बच जाता है तो ये कौन सा है, ये है हमारा मैदानी प्रदेश। कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब देखिए इसका जो निर्माण है, इसको देखो, यहाँ पर अपनी एक नदी बहती है जिसका नाम है चंबल नदी। कौन सी, चंबल नदी। और इधर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो नदी बहती है, ये जो नदियाँ हैं इनको कहा जाता है बनास व बाणगंगा। कौन सी, बनास व बाण गंगा। उसके बाद में इधर एक मैदानी प्रदेश का निर्माण होता है, यहाँ पर जो नदी बहती है उसको कहा जाता है माही नदी। कौन सी, माही नदी। राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है इसका जो निर्माण होगा, एक तो चंबल नदी के द्वारा, बनास और बाणगंगा नदी के द्वारा, और एक माही नदी के द्वारा। इन नदियों के द्वारा हमारे राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, मैदानी भाग, इसका क्या होगा दोस्तों, निर्माण होगा। अब देखिए पहली बात तो हम इसकी ये बात करते हैं कि इसका जो विस्तार है ये कौन कौन से राज्यों में है, कौन कौन से जिलों में है राजस्थान के। देखिए दोस्तों, विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो ये हुई हमारी क्या, अरावली पर्वत माला। सबसे पहला विस्तार तो यही हुआ कि इसका विस्तार अरावली के पूर्व में है। और अगर जिलों की यदि हम बात करते हैं, जिलों की देखिए दोस्तों, पहला अपना जयपुर हुआ, दौसा हुआ, अलवर हुआ, भरतपुर हुआ, टोंक हुआ, भीलवाड़ा हुआ। तो ये जितने भी हमारे ये वाले इस भाग में जो हमारे ज़िले हैं उनमें जिस भौतिक प्रदेश का विस्तार है वो कौन से हुए, तो वो हैं हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग। अब देखिए ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसमें सर्वाधिक जो जनघनत्व वाले जो अपने ज़िले हैं वो कौन से हैं, देखो ये हुआ जयपुर। इसके बाद में आता है नंबर अलवर का, किसका, वो भरतपुर का। और भरतपुर के बाद में आता है दौसा। कौन सा, दौसा। और दौसा के बाद में आता है अपना अलवर। कौन सा, अलवर। ये चार ऐसे जिले हैं जिनमें बहुत भारी मात्रा में क्या, जनघनत्व पाया जाता है। क्योंकि ये वाले जो अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश है यहाँ पर मृदा कैसी होगी दोस्तों, यहाँ जो मृदा होगी ये होगी अपनी उपजाऊ। कौन सी होगी, उपजाऊ मृदा। और जब मृदा उपजाऊ होगी तो यहाँ पर जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या अधिक होगी। और जनसंख्या अधिक होने के साथ साथ में ये कैसी होगी, जनघनत्व भी यहाँ कैसा होगा। देखो जब मैदानी प्रदेश है तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। तो ये जो प्रदेश है यहाँ क्या होगा, जनघनत्व क्या होगा, सर्वाधिक। हमारे राजस्थान का जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो भौतिक प्रदेश है वो किसको माना जाता है, वो इसी को माना जाता है। कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्योंकि यहाँ पर जो मृदा है वो कैसी है, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा होने के कारण यहाँ पर लोगों को क्या है, बहुत ही अधिक मात्रा में खेती करने के लिए उपजाऊ जो मैदान है उसकी क्या हो जाती है, उसकी व्यवस्था अपने लिए हो जाती है। जिसके कारण जो जनसंख्या उसका क्या होता है, यहाँ पर आप्रवास
होता है। और जनसंख्या का जो आप्रवास होता है तो यहाँ पर कौन सा घनत्व पाया जाता है? सर्वाधिक जन घनत्व। और राजस्थान में हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला जो अपना भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है दोस्तों? तो ये होगा हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश में देखिए ये वाले जो 4 जिले हैं, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, ये सर्वाधिक जन घनत्व वाले क्या हैं? ऑल ओवर राजस्थान में सर्वाधिक जन घनत्व वाले क्या हैं? ये जिले हैं। अब देखिए दोस्तों ये हुआ अपना इसका विस्तार और एक हुई अपनी उत्पत्ति। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। देखिए इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करते हैं तो विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कि यहाँ पर मृदा है ये कौन सी है। सबसे पहले मृदा की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं हम किसकी? विशेषताओं की। विशेषताओं के बारे में विशेषताओं की यदि हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मृदा है ये कैसी पाई जाती है? जलोढ़। कैसी? जलोढ़। क्योंकि यहाँ पर जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है तो इसका ये जो मृदा है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है और ये जो मृदा है ये उपजाऊ होती है। कैसी होती है? ये मृदा होती है हमारी कैसी? उपजाऊ। और जब उपजाऊ मृदा होगी तो उपजाऊ मृदा में क्या होगा? जन घनत्व पाया जाएगा। जन घनत्व होगा। और यदि जन घनत्व होगा तो यहाँ पर जो कृषि है वो कैसी होगी? गहन कृषि। गहन कृषि। और गहन कृषि यदि होगी तो जन घनत्व क्या होगा? सर्वाधिक पाया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो मृदा है वो कैसी पाई जाती है? हमारा जो मैदानी प्रदेश है यहाँ पर मृदा पाई जाती है हमारी जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा पाई जाने के कारण यहाँ पर जो कृषि है वो कैसी की जाती है? गहन कृषि। और जब गहन कृषि की जाती है तो वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा? लोगों का घनत्व पाया जाएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ये हुआ हमारा मृदा के बारे में। अब देखिए जलोढ़ मृदा हुई, उपजाऊ हुई, जन घनत्व क्या हुआ? अधिक हुआ। और अब देखिए दोस्तों इसके बाद में जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कितनी, अपने जो राजस्थान है इसका ऑल ओवर हम बात करते हैं तो राजस्थान की जो कितनी प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है? तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है इसका 39% जो भाग है वो कहाँ पर निवास करता है? तो ये निवास करता है हमारे पूर्वी मैदानी भाग में। कहाँ पर? पूर्वी मैदानी भाग में। अब देखिए दोस्तों जो 39% जो जनसंख्या है, अब हम बात करते हैं इसके किसकी? क्षेत्रफल की। किसकी? क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल में यदि हम बात करते हैं तो हमने शुरुआत में देखा था इसका जो क्षेत्रफल है 23.89% जो भूभाग है वो किसके द्वारा, किसके नाम से जाना जाता है? हमारे राजस्थान में, राजस्थान की जो कंप्लीट भूमि है, कंप्लीट जो क्षेत्रफल है उसका 23.89 जो प्रतिशत जो भूभाग है ये क्या है? पूर्वी मैदानी भाग है। कौन सा? पूर्वी मैदानी भाग। देखिए आप एक बार समझ लो, इसके बाद में नोट्स मैं खुद बनवाऊंगा आपके, आराम से मैं बोर्ड पर लिखता जाऊंगा, नोट करता जाऊंगा और आप अपनी जो नोटबुक पेन है उससे अपनी नोटबुक में उसको लिखते जाना। एक बार आप समझ लो। इसके बाद में देखिए दोस्तों यदि हमारा जो मैदानी प्रदेश है इसके हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में दोस्तों? देखिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमारा जो पूरे मैदानी प्रदेश है इसे हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं दोस्तों? तो इसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 भागों में इसका अध्ययन कर सकते हैं मैदानी प्रदेश का। पहला जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं चंबल बेसिन। किसके बारे में? चंबल बेसिन की। चंबल नदी है वो कहाँ कहाँ पर बहती है और कौन से मैदान का निर्माण करती है
और यहाँ की जो क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद में जो दूसरा हम विभाजन पढ़ते हैं इसका, वो पढ़ते हैं बनास व बाणगंगा बेसिन। कौन सा दोस्तों? बनास व बाणगंगा बेसिन। कि बनास नदी और बाणगंगा नदी कौन से मैदान का निर्माण करती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। और इसके बाद में अगर हम तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो है हमारा माही बेसिन। कौन सा? माही बेसिन। देखिए दोस्तों, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम राजस्थान का जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो वो है हमारे 3 भाग। पहला चंबल बेसिन, दूसरा बनास व बाणगंगा बेसिन, और तीसरा हुआ हमारा माही बेसिन। इन तीनों को हम दोस्तों सविस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? चंबल बेसिन की। किसकी? चंबल बेसिन की। चंबल बेसिन को दोस्तों एक बार हम यहाँ तक जितना हमने समझा है, जितना पढ़ा है, उसको एक बार नोट करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ इसका वर्णन शुरू करेंगे। दोस्तों एक बार आप नोट कर लो। देखिए, सबसे पहले पूर्वी मैदानी प्रदेश है। इसका अपन ने वो लाइन तो अपन ने लिख ली थी कि मैदानी प्रदेश किसको कहा जाता है। चल एक बार लिख देता हूँ। मैदान, क्या बात, किसकी बात कर रहे हैं? मैदान। 300 मीटर से ऊंचा भूभाग क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़कों के जमाव या निक्षेपण। क्या दोस्तों? नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़कों के जमाव या निक्षेपण के द्वारा जिस संरचना का निर्माण होता है उसे मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। अब देखिए, ये मैदान क्या हुई? परिभाषा। इसके बाद में अपन बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के जलोढ़कों से माना जाता है। ये हुआ मैदान। अब हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति। किसकी बात करते हैं दोस्तों? उत्पत्ति। उत्पत्ति की यदि हम बात करते हैं नियोजोइक एरा या इसको बोलते हैं चतुर्थक युग।
नियोजोइक एरा के प्लीस्टोसीन कालखंड में गंगा व उसकी सहायक नदियों के जलोढ़कों के निक्षेपण से इसका जो निर्माण है, जो उत्पत्ति है, कब हुई थी दोस्तों? ये होती है नियोजोइक एरा चतुर्थक युग के प्लीस्टोसीन कालखंड में गंगा व उसकी सहायक नदियों के जलोढ़कों के निक्षेपण से इसकी उत्पत्ति क्या होती है? इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब उत्पत्ति के बाद में बात करते हैं दोस्तों, इसका जो विस्तार है, ये लिख लिया होगा आपने, ये साफ कर देता हूं मैं। अब हम बात करते हैं इसके विस्तार की। अरावली के पूर्वी भाग में जिलों की यदि बात करते हैं तो जिले अपने जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक, भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर, ईटीसी। इसके बाद में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश जनसंख्या की यदि हम बात करें तो जनसंख्या कितनी है हमारी? 39%। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हम क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल कितना था इसका? वो था 23.89%। इसके बाद में नोट करते हैं दोस्तों अपन, ये विस्तार हुआ। अब इसके बाद में हमने देखा था इसकी विशेषताओं को। किसको? विशेषताओं को। अब विशेषताओं में हमने क्या देखा था? विशेषताओं में देखा था दोस्तों, यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसी कारण रुको जलोढ़ मृदा पाई जाती है और यह मृदा अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ होती है। अत्यधिक मात्रा में कैसी होती है? उपजाऊ होती है। इस कारण यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या का विस्तार पाया
जाता है। अगला देखो, यह भौतिक प्रदेश सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। यहाँ पर जो सिंचाई वो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? कुएं व नलकूपों के द्वारा। जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसमें जो सिंचाई की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है कुएं व नलकूपों के द्वारा। यहाँ पर सिंचाई कुएं व नलकूपों के द्वारा की जाती है। इसके बाद में दोस्तों, हम बात करते हैं, हाँ, यहाँ तक हमने बात की थी, ये हुआ हमारी विशेषताओं के बारे में। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने कितने भागों में विभाजित किया था? तो वो किया था हमने 3 भागों में। अब इन 3 भागों को, जो सबसे पहला हमारा है चंबल बेसिन, इसके बारे में दोस्तों हम विस्तार से चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।